अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। दुनिया भर में जो मेरे सामीन हैं, नाजरीन हैं, उन सबको मेरा मोहब्बतों और अकीदतों भरा सलाम। सामीन, आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करनी है। असल में होता यह है कि जब मैं शुरू में मौज़ूआत बता देता हूँ तो वक्त फिर ज़्यादा हो जाता है और फिर उनमें से कुछ मौज़ूआत रह जाते हैं। लिहाजा आज मैंने कुछ ज़्यादा मौज़ूआत नहीं बताने, अलबत्ता एक लाजमी बताना है और वो जनाब एक अहम तरीन ख़बर है कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल था, कहते हैं जी उसके इशारे नहीं होते, खुरे खुरे वो हमारे जनाब उठाते हैं। वो कहते हैं कुछ खुरे जो है वो शरीफ फैमिली की तरफ जा रहे हैं। बड़ी हैरत अंगेज़ खबर है जनाब और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन बाकी जो खबरें हैं वो बगैर बताए कि क्या खबरें, मैं इंशाल्लाह आपको तफसील से उसके बारे में बात कर देते हैं। सबसे पहले जनाब आज जो चौंका देने वाली खबर थी वो ये थी कि मुस्लिम लीग नून ने अचानक अपने जलसे मनसूख कर दिए हैं। जलसे मनसूख करना मतलब जो मुस्लिम लीग नून के लिए जिंदगी और मौत का मसला है कि मियां नवाज शरीफ से आना है और उनका इस्तकबाल करना है, लेकिन अचानक वो जनाब वो जलसे ही मनसूख कर दिए। जो 7-8 जलसे करने थे उसमें से 3 किए और बाकी मनसूख कर दिए। तो उसकी वजह क्या है, आखिर हो क्या गया है? तो जनाब जो मुखबरियाँ हैं वो आने लगी हैं और लोगों ने बहुत कुछ बता दिया है और कुछ इसी हवाले से जनाब खबर है। सबसे पहले जनाब खबर आपको पता है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी तनकीद की है। कल उन्होंने कहा जी मियाँ साहब आ रहे हैं और जो मुस्लिम लीग नून के वजीर होते थे वो कहीं नजर नहीं आ रहे। मतलब उनका यह था कि तुसी इतना सारा जनाब पैसा कमाया है अपने दौर में वजारतों का, अब खर्च करने का टाइम आया तो कहां चले गए हो? वो कहते हैं कोई बैनर नहीं है, कोई वॉल चॉकिंग नहीं है। ये बिलावल साहब कह रहे हैं और इससे बड़ी तनकीद शायद ही कोई करे कि मियाँ साहब आ रहे हैं लेकिन जनाब माहौल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, वजह क्या है? और अब जलसे जो थे वो भी मनसूख हो गए। उसकी जनाब कुछ ठहरें वजूहात हैं, वो ये हैं। सबसे बड़ी जनाब जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हाथ खींच लिया। उन्होंने कहा जी ये तो कुएं में पैसे डालने वाली बात है जिसके रिजल्ट आने की उम्मीद भी बहुत कम है। और देखिए, इन्वेस्टर 2 किस्म के होते हैं। पहला इन्वेस्टर होता है जो आपका कैंडिडेट होता है। कैंडिडेट साहब ज़रा खर्च करते हैं इलेक्शन के लिए, उन्होंने पैसे संभाल के रखे होते हैं और 20 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब रुपए तक वो जनाब खर्च कर देते हैं। तो जो मोटी मोटी सामी है और उन्होंने पैसे अलग रखे होते, कमाए होते हैं साहब ज़ाहिर है। वो अगले इलेक्शन के लिए वो पहला काम ये करते हैं कि अगले इलेक्शन के लिए अपना कोटा पूरा करते हैं और उसके बाद फिर कमाई जो है ना वो बाद की शुरू होती है। तो जनाब उन्होंने हाथ खींच लिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी ये जो अब तक जलसे हुए हैं, मिसाल के तौर पर खोखर बरादरान ने जो जलसा कराया जनाब ठोकर न्याज बेग पर, लाख करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो गए और रिजल्ट सिवाय मायूसी, सिवाय बदमजगी, सिवाय शर्मिंदगी का कुछ नहीं मिला। तो बाकी ने कहा है जी देखें ये बहुत पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, या तो हमसे आप जलसे करवा लें या फिर इसी 21 अक्टूबर को हमसे खर्च कराएं। दोनों में से एक खर्च करते हैं, इससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। जब जनाब ये बात हुई है तो उन्होंने कहा ठीक है जी, इससे बेहतर है कि जनाब ये डीमोरलाइज हो जाएं सारे के सारे। उन्होंने कहा जी टोटल चलो फोकस आप 21 अक्टूबर को अब मीनार पाकिस्तान पर करें। अच्छा, और एक इन्वेस्टर मैंने बताया ये जो कैंडिडेट्स होते हैं। दूसरे जो इन्वेस्टर होते हैं वो बड़ी बड़ी जनाब मगरमच्छ होते हैं, जिन्हें पता होता है कि अब हुकूमत आएगी मियाँ साहब की और सत्ते खैरा और नारे बज जाएंगे जनाब, और फर्ज करें कुछ अरब रुपए खर्च कर भी देते हैं हम तो निकाल लेंगे साहब। जरा एक ठेका एक प्रोजेक्ट ही काफ़ी है, उससे इतने मिल जाएंगे और उससे कई गुना ज़्यादा मिल जाएंगे। तो वो जनाब जो होते हैं ना इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्ट करते हैं आमतौर पर इस सूरत हाल में। लेकिन अब इन्वेस्टर्स ने खदशा एक जाहिर किया है। ये खदशा क्या है ये मैं समझाने के लिए आपको बताऊं कि फर्ज करें एक थानेदार लगता है जनाब, एसएचओ लगता है, और उसे पता है वो जनाब 10 लाख रुपए देकर थानेदार लगा है। उसे पता है जी 1 लाख रुपए जनाब मैंने हफ्ता, या 2 लाख रुपए महाना मैंने करना है। तो अब मैंने 10 लाख रुपए जो दिए हैं इसके लिए मुझे 8-10 महीने तो चांस मिलना चाहिए ना, चाहे शिकायतें आती रहें। मैंने वसूलियां करनी है और ये 10 लाख रुपए जो ऊपर दिए वो अपने खर्चे निकालने हैं और आइंदा जो पोस्टिंग करनी है उसके लिए पैसे निकालने होते हैं। तो वो एक श्योरिटी मांगते हैं। वो कहते हैं जी ये 10 लाख रुपए दे के मैं एसएचओ लग रहा हूं, लेकिन इस पर मुझे 1 साल नहीं हटाया जाएगा, चाहे जितनी मर्जी शिकायतें आ जाएं। तो उस पर कहा जाता है ठीक है। अच्छा, कोई कमाऊ पोस्ट बहुत ज्यादा हो
तो फिर ड्यूरेशन कम भी होता है। वो कहते हैं नहीं तू बहुत ज़्यादा कमा रहा है। रजिस्ट्री ब्रांच हो गई, दूसरी ब्रांचों में जनाब जो रजिस्ट्रार वगैरह लगते हैं वो कहते हैं तू तो 1 लाख रुपए रोजाना कमा रहा है, हमें 10 लाख रुपए दे के कौन सा एहसान किया है। नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि वो जब देखते हैं इनकी कमाई ज़्यादा हो रही है तो दरमियान में वो कहते हैं ट्रांसफ़र, या तो पैसे और दे या फिर तेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो इन्वेस्ट किया जाता है वो पोजीशन के मुताबिक किया जाता है कि आगे ड्यूरेशन कितना होगा। अब जनाब जो मेन इन्वेस्टर्स थे जिन्हें मैंने मगरमच्छ का नाम दिया, उनको अंदाजा हुआ है जनाब कि मियां साहब की अगर आइंदा हुकूमत बन भी गई वो भी 6 महीने से ज्यादा नहीं चलनी। अब वो कहते हैं जी अरबों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, 6 महीने में तो ये रिकवरी भी नहीं होगी, तो इतना ज्यादा हम इन्वेस्ट क्यों करें। और दूसरी तरफ है जनाब पैसे ऐसे पानी की तरह बह जा रहे हैं। अब मियां साहब ने जनाब तैयारा बुक कराया है, चार्टर्ड तैयारा जनाब, उम्मीद है पाकिस्तान, उसको नाम भी लिखा है। अब शायद उस पर रंग भी कर दें, रंग तो नहीं करने देंगे वो साहब ज़ाहिर है। तो 160 सीटर है जनाब। कहते हैं जी 150 सहाफ़ियों को उन्होंने जनाब अब तक बुकिंग हो चुकी है। अब सहाफ़ियों को पहले दुबई ले जाना और फिर वहाँ से वापस ले आना, जाने के लिए फिर 5 स्टार होटल में ठहराना, मतलब खर्चे यूं हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं वो और भी ज़्यादा। नंबर 2 दुबई का विजिट है। अब जो सहाफ़ी जाएगा और मियाँ साहब के हक़ में बातें करेगा वो पूरी भी फ़ीस वसूल करेगा, अब उनको फ़ीसें भी देनी है, तो पैसा जनाब बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। और दूसरा ये जो फ़िलिस्तीन जंग हुई है इससे मसाइल भी पैदा हो गए, लिहाजा उन्होंने कहा है जी कि हाथ ज़रा हौला, हो सकता है आखिरी वक्त में मियाँ साहब बीमार पड़ जाएं और पैसे वापस ना आए तो सारी के सारा डूब जाएगा। लिहाजा जो माहौल बना लिया, मजीद पैसा भी खर्च हो रहा है, रिजल्ट कोई नहीं मिल रहा, लिहाजा इसको जनाब होली हाथ रखो। तो ये जनाब जो वजह थी वो ये थी कि जनाब इस वजह से वो जलसे मनसूख कर दिए। लेकिन अभी तक बिलावल साहब का कहना वही है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, माहौल नहीं है, मतलब मियाँ साहब नहीं आ रहे, अभी तक उनका कहना ये है। और ये जो कह रहे थे जनाब 9 तारीख को जनाब वो पहुंच जाएंगे जनाब सऊदी अरब, अब क्या हुआ 11 तारीख हो गई, सऊदी अरब नहीं पहुंचे। ये देखें, पहले 7 तारीख का टाइम दिया था उन्होंने, और आपको पता है पिछले जुमेरात यानी फ्राइडे को, जुमे को उन्होंने बाकायदा अलविदाई मुलाकात भी कर ली थी। अब ये अजीब सी अलविदाई मुलाकात है कि हो चुकी है और फिर वहीं बैठे हुए हैं, आ नहीं रहे। तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो मियाँ साहब के लिए जनाब अभी इश्क के और बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं, लिहाजा अब मसाइल ही मसाइल हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब हम बात करें, दूसरी तरफ है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। वो एक हमारे मिसाल सुनाते हैं, कहते हैं जी अब्बा कहना आसान होता है, अब्बा कहलवाना बड़ा मुश्किल होता है। चीफ जस्टिस बंदियाल साहब थे और हमारे जनाब चीफ जस्टिस जो इस वक्त के हैं, उस वक्त जस्टिस होते थे, सीनियर जस्टिस होते थे, हर वक्त नाराज़ रहते थे। जो हमारे यहाँ किरदार होता है ना एंग्री यंग मैन का, वो जनाब हर वक्त नाराज़ होते थे, फलां बाइकाट। पोजीशन ये थी कि उनकी मुद्दत में उन्होंने कभी मतलब इतना ज़्यादा उन पर तनकीद करते थे कि अब किसी बेंच में उन्होंने अपने साथ नहीं बिठाया इन्हें, बंदियाल साहब ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को, और उनके खिलाफ मुसलसल महाज। वो चीफ जस्टिस था, बड़ा था, उनका सरदार था, लेकिन वो तंग आ गया था, सीधी सी बात है। अब ये बड़े दबंग कहलाते थे, क्यों? अब्बा कहते थे ना, अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे, दूसरों को चीफ जस्टिस कहते थे, अब चीफ जस्टिस बन गए जनाब। और अब पता चला है जनाब क्या सूरत हाल है। पहले जनाब जो मुकदमे ने पसीने से शराबूर कर दिया, इन्होंने कहा था पहली समाअत में फाइनल इसको रिजल्ट दे देंगे। अब चौथी समाअत हो गई, रिजल्ट नहीं निकला, और आखिरी जो समाअत थी जनाब जजों से बकायदा उलझ पड़े, या जज उनसे उलझ पड़े। अब वो सवाल करते हैं, वो कहते हैं जी चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। जैसे मॉनिटर नहीं होता, मॉनिटर को रखा होता है कि कोई बोले तो उसे कहते नहीं तूने नहीं बोल। उन्होंने कहा जी की समझा असी वकील नहीं है, इतने जज हाँ, असी जज लगे हैं इतने। उन्होंने बकायदा कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि हजरत मैं तो यहां जज हूं, इस अदालत का जज हूं, मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा? तो उन्हें कहते हैं जनाब बाद में बोलिएगा जनाब। उन्हें कहा नहीं, किसी को अच्छा लगे मैं तो सवाल करूंगा, मेरे सवाल जब तक मैं क्लियर। तो फिर जनाब ताना फौरन आ गया, उन्होंने कहा जी आप अपना ज़हन बना चुके हैं तो जनाब आप फैसले में लिख दीजिएगा। तो जनाब जब जस्टिस बंदियाल थे और जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हर वक्त ज़हन बनाए फिरते थे,
तो बहुत मुश्किल है चीफ जस्टिस के तौर पर। और फिर ये जो लोग कहते हैं चीफ जस्टिस साडा चीफ जस्टिस बने, और जनाब अनिया नहीं डाली जा सकती, बहुत मुश्किल है। अब किसी को रिलीफ देना पड़ेगा ना। देखें, जस्टिस बंदियाल ने एक जमानत दी थी और उसकी जनाब क्या कर रहे थे आप लोग। अब भी बहुत कुछ करना पड़ेगा और एहसान नहीं है। तो गुज़श्ता रोज़ जनाब वो जस्टिस मुनीब अख्तर से, दूसरी तरफ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से बाकायदा, जिसे कहते हैं ना जी, गड़बड़ हो गई और बाकायदा उनसे मसाइल पैदा शुरू हो गए। गुज़श्ता रोज़ का भी आपको पता है कि एक वकील साहब ने कहा जी, उन्हें जब चीफ जस्टिस ने फरमाया कि तमीज़ से बात नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा जी आप अपने इसलूब को तो देखें। ठीक है जी, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत हुई, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। टफ टाइम मिलना जनाब शुरू हो गया और अपने जजेस की तरफ से मिलना शुरू हो गया। आगे देखें, होना नहीं चाहिए। देखें, हमारा मुल्क है, हमारी वाहिद उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान में जमहूरियत की, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए वाहिद जो हमारी उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में यह सूरत हाल हो कि 90 दिन का जो इलेक्शन है उसको सुना ही ना जाए, उसको देखा ना जाए, आइन को देखा ना जाए, और जो मतलब का आइन है उस पर जनाब स्टैंड अप नहीं जी, आइन है, अब पार्लियामेंट है, फलां है। और जहां आइन जनाब कहे कि ये काम करो तो वो अपने मुफाद में नहीं है या किसी के मुफाद में नहीं, उसको इग्नोर कर दे। ऐसा होगा बहुत मुश्किल से ना। आखिरी बात करते हैं, आखिरी बात है जनाब शरीफ फैमिली के हवाले से, मतलब खतरनाक बात है। वो ये है कि जनाब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ था, आपको पता है, कीनिया में जाकर जनाब। अब वहाँ से इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी, आपको पता है। फिर जो उन्होंने कहा था जी पुलिस ने मार डाला है गलत फहमी की बुनियाद पर। अब ये खबर जो दी है ये सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब हारून रशीद साहब ने दी है। वो ना तमाम के नाम से कालम लिखते हैं, आपको पता है। आजकल वो चैनल से हटा दिए गए हैं, लेकिन बहरहाल वो वीलॉग बड़े ज़बरदस्त किस्म के कर रहे हैं। बाज़ुकात उनका बेटा आ जाता है बिलाल और रशीद साहब, तो उनके बिलाल बेटे की तो इतनी ज़्यादा रेटिंग नहीं है क्योंकि वो उस चैनल से फेमिलियर नहीं है, लेकिन जब वो ख़ुद बात करते हैं तो उनको लोगों को सुना खासा जाता है। तो जनाब उन्होंने कहा है, उन्होंने इतनी खबर दी है कि जनाब खबर ये है कि बरतानिया की जो एजेंसी है MI6, उसने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अरशद शरीफ का जो कत्ल था उसका शरीफ ख़ानदान को इल्म था, पहले से इल्म था या उस कत्ल का इल्म था। तो कहते हैं जी इस हवाले से आपको याद भी होगा कि जिस दिन उसका कत्ल हो उस दिन केक काटे थे मियां नवाज शरीफ साहब ने, और मरीम नवाज साहिबा ने भी बड़े ट्वीट किए थे जनाब, आपको याद होगा। फिर कुछ ट्वीट डिलीट भी हुआ था कि जनाब देखें मेरी माँ का कहा था पार्सल तो अब पार्सल आएगा, इस तरह की कोई बातें थी, लाशें जो है पार्सल आएंगी। अब MI6 ने जनाब बरतानवी एजेंसी है और उसने कहा है जनाब कि शरीफ ख़ानदान को पता था, लेकिन हारून रशीद साहब कहते हैं कि मेरे मुताबिक उनको हुक्म दिया गया एजेंसी को कि बस अब आपने मज़ीद इस पर काम नहीं करना और इसको रोक लेना है। उसकी वजह यह है कि ये केस बाद में शरीफ ख़ानदान को, शरीफ फैमिली को, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज को बाद में कभी ज़रूरतन काम आएगा। वो कहते हैं ना रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आवे। तो लिहाजा इस केस की इंक्वायरी भी उन्होंने रोक कर उन्होंने कहा जी जब ये तड़ी करेंगे तो उन्हें कहेंगे ये केस भी आपका पास पड़ा हुआ है जनाब। तो ये बना जनाब बड़ी हैरत है। खबर सिर्फ इतनी है कि शरीफ ख़ानदान को इसका इल्म था, मतलब ऐसा हो रहा है या होने जा रहा है। अब उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है ये नहीं बताई गई, लेकिन इतना बताया गया है कि शरीफ ख़ानदान को, और ये भी बजाते खुद बहुत बड़ी खबर है। तो जनाब ये अब आज की खबरें थी, जो 3 ही खबरें मैं आपके सामने बयान कर सका, और बाकी भी खबरें इंशाअल्लाह आपको बयान करेंगे। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।